मुन्ना खान साहब, आपसे बात शुरू करता हूं, चूंकि आपकी पार्टी के बड़े बूढ़े हैं ये, क्या उनने एक सलाह आपकी पार्टी को भी दी है कि डूब मरना चाहिए क्या? अभी ताजा ताजा बाबा बागेश्वर की कथा कराई है कमलनाथ जी ने। मेरे ख्याल से डूब मरने का सबसे पहला कारण नंबर तो उन्हीं का लगना चाहिए, क्योंकि वो तो चंदन त्रिपुंड लगा कह रहे थे बाबा तुम्हें हमारी कसम आते रहना है और कृपा बनाए रखना, हनुमान जी के साथ मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, कमलनाथ जी कह रहे थे। ठीक, और दिग्विजय सिंह को भी मुझे लग रहा है इनकी सलाह सुननी चाहिए, वो भी जय नर्मदा करके यात्रा कर चुके हैं और हर 2-4 दिन में जय नर्मदे बोलते हैं क्या? अजीज कुरैशी करे इन सबको तत्काल डूब मरना चाहिए। इस वक्त पानी भी अच्छा है, बरसात में नदियां लबालब भी हैं, मुन्ना खान साहब नहीं, और अजीज कुरैशी की सलाह भी आ गई। क्या इरादा है बताओ कांग्रेस का? सबसे पहले तो अमिताभ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके टीम का धन्यवाद, आपके दर्शकों का धन्यवाद। सबसे पहले आपने सुना जिस तरीके से अजीज कुरैशी के बयान आए, इमीडिएटली तुरंत फौरन जो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने खारिज किया। उन्होंने कहा कि ये अजीज कुरैशी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के विचारधारा में ऐसी बयान है, ये बेवड़ियात बातें, ये कोई मायने नहीं रखती। न हम कभी कहते न कोई कार्यकर्ता कहता। हम उस बयान को भी खारिज करते हैं जो बयान इस तरीके से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया कि देश के गद्दारों को गोली मारो फलान ढिकाम। कई ऐसे शीर्ष नेता हैं, कई ऐसे उनके केंद्रीय मंत्री है जिनके द्वारा ये बयान दिए गए, देश में भाईचारा को कुचलने की कोशिश की गई। तो हम उस बयान के लिए भी हम निंदा करते हैं कि इस तरीके के बयान आपसी भाईचारे के लिए नहीं होना चाहिए। एक बात, दूसरी बात, आप 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हो, एक वरिष्ठ नेता हो। सबसे पहले तो आप इस देश के वासियों, ये देश ने आपको क्या नहीं दिया? इस देश ने आपको सिंचा है। मैथिल जी अभी आएंगे आपको, सब एक बार रुक जाओ, उनकी बात आ जाए जी जी जी। इस देश ने आपको नाम दिया, इस देश ने आपको शोहरत दी, इस देश ने आपको पद दिया। आज पूरा देश जानता है कि अजीज कुरैशी कौन है। उसके बावजूद भी इस देश में बसे लोगों के लिए, दो समुदाय के लिए या 4 समुदाय के लिए इस तरीके की बातें कहना, कुछ मुस्लिम को इकट्ठा करके ये बातें कह देना कि मुस्लिम 1-2 करोड़ भी ना रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले जो अजीज कुरैशी है वो अपने बेटे को भेजे तो समझ में आएगी बात की क्या क्या कह रहे हैं और दर्द कितना होता है। ठीक है मुन्ना खान साहब आएंगे दोबारा, में सबको बहस में ले आऊं फिर आता हूं आपके पास। मुन्ना खान साहब अभी रुक जाइए, सबको बहस में ले आऊं फिर आता हूं आपके पास। मैंने तो भाई उनकी सलाह सुनी तो मुझे लगा ये मौसम अच्छा है, पानी की समस्या नहीं, न नर्मदा में, न गंगा में, न जमुना में। क्या डूब मरने का मसला हो तो ये इससे अच्छा मौसम कोई नहीं होता चौमासे का। दानिश कुरैशी साहब, एक बात समझना चाह रहा हूं, अजीज कुरैशी कह रहे हैं कि एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद हमने चूड़ियां नहीं पहनी और तलवार लेके निकल पड़ेंगे। मतलब कहाँ निकल पड़ेंगे, किस ग्राउंड में जाएंगे, किसके खिलाफ तलवार लेके निकलेंगे, क्या करेंगे, और वो हद कौन तय करेगा कि हद आ गई कि नहीं आई है, हद अभी दूर है। बात समझ में नहीं आई। कोई अल्लू बल्लू बोलता है तो चलो बहस ही नहीं होती, चर्चा नहीं होती। ये तो देश के सबसे बड़े सूबे के गवर्नर रहे भैया, नहीं ये मध्य प्रदेश में मंत्री रहे, ये सांसद रहे, ये छोटे आदमी थोड़े ना, पुराने कारीगर है दानिश कुरैशी साहब। और उन्होंने एक नंबर भी दे दिया कि 150 करोड़ भी मर जाए तो कोई चिंता नहीं। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा नंबर किसी ने दिया हो विश्व में आज तक कि 150 करोड़ भी निपट जाए तो डोंट वरी। दानिश कुरैशी साहब लेकिन सबसे पहले तो 2 चीजें हैं कि देश में जंग आजादी मिलने के बाद जो परिस्थितियां थी वो, और आज के दौर में जो परिस्थितियां हैं ये दोनों ही आपके सामने हैं। देखिए हर एक शासनकाल में, हर एक पार्टी के शासनकाल के अंदर में जिस तरीके से मुसलमानों का डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है, राजनीतिक स्तर पर, दूसरे स्तर पर, तमाम स्तरों पर मुसलमानों का डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। और इतना हुआ कि ना तो अब वो मुलाजिमत में रहे, ना एजुकेशन में रहे, और हालात इतने तक कर दिए हैं कि देश के अगर टॉप मोस्ट लीडरशिप के लोग, जिनका भी अभी साथी पहले जिक्र कर रहे थे, अब देखिए वर्तमान जो है जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
मतलब दिल्ली की उसमें बैठकर, दिल्ली की छांव में बैठ के वो एक स्पेशल वर्ग के लिए ये कहते हैं कि ऐसे लोगों से आपको सामान नहीं खरीदना है। आप तो मुझे ये बताइए कि ये कौन सा वर्ग है? क्या ये वो वर्ग नहीं है? दूसरे नंबर की बात, देश के अंदर में अगर इस देश में कोई ये बात कहता है कि हम 30 लाख मुसलमानों के कत्लेआम की तैयारी मचा रहे हैं, तो क्या ये मतलब कहां ले जाने की बात है? तो इस देश में आजादी के बाद जिस तरह से मुसलमानों के साथ सुलूक हुआ वो आपके सामने है। रह गई बात अजीज कुरैशी साहब की, तो अजीज कुरैशी साहब को बहुत देर में ये सब कुछ ज्ञान आया। दरअसल होना ये चाहिए था कि कांग्रेस के काल में जिस तरीके से मुसलमानों का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तब अगर आवाज उन्होंने सदा बुलंद की होती तो इतने बड़े सूबे के वो होते, बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन तब उन्होंने कुछ किया नहीं। और अब अगर वो कुछ बात कह रहे हैं तो उसकी बात दानिश भाई आते आपके पास दोबारा, वो जो उनकी रुचि थी वो कर गए। उत्तर प्रदेश में उनका टॉप एजेंडा था आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट पे सरकारी मोहर लगाना, रात में दफ्तर खुलवा के, क्या जेब में मोहर लेके चलते थे अजीज कुरैशी, ये करने आए थे। वो कौन सा मुसलमानों की बेहतरी के लिए संघर्ष कर रहे थे? ना ना ना, मध्य प्रदेश में मंत्री रहे तो कौन सा झंडा गाड़ दिया? मिजोरम में क्या कर दिया मुसलमानों के लिए, और उत्तराखंड में क्या करे आए? राज्यपाल रहे, मौजली चल दिए। अब बता रहे हैं 1.5-2 करोड़ निपटा दो। अरे भाई साहब, इतना बड़ा तो औरंगजेब ने घल्लू घारा नहीं किया, उससे भी आगे के हैं ये तो चाचा, 1.5-2 करोड़ तक पहुंच गए। बताइए, तलवार लेके चलेंगे? अरे ये कोई औरंगजेब का जमाना है, तलवार लेके कहां चलोगे? 4 डंडे मार के पुलिस बंद कर देगी, तब फिर यही चिल्लाओगे कि देखिए हमारे साथ तो नाइंसाफी हो रही है, हमको पुलिस तलवार नहीं ले जाने दे रही। तब इस नाइंसाफी में तो बड़ा मुश्किल है भैया। यतीमा चेतनानंद, मसला ये है कि तात्कालिक तौर पर मैंने बड़ा सोचा जब इनको सुना, अजीज कुरैशी साहब को, जब ये यूपी के गवर्नर थे तो मेरा एक पत्रकार के नाते इनसे संपर्क हो रहा था। मैंने सोचा कोई तत्काल में घटना घट गई क्या? कोई नहीं दिखी। क्या कोई बहुत बड़ा जुल्म गारत का पहाड़ टूट पड़ा? नहीं जी, सब आनंद में, जैसे सब हिंदू वैसे मुसलमान है। ठीक, अजीज कुरैशी भी वैसे ही घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। क्या किसी ने पकड़ा धकड़ा इनको? नहीं। फिर मैं ये नहीं समझ पा रहा ये कारण क्या है तलवार हाथ में लेने का कि जो अपील की जा रही है कि एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद क्या होगा? बोले यलगार होगा, तलवार हाथ में ले लेंगे। अमिताभ जी, ये कड़ी तो बहुत लंबी है। उसका कारण है कि आपको ध्यान होगा, अभी शायद 1 वर्ष पूर्व मदनी ने भी, या कुछ महीने ही हुए हैं, अभी मदनी जी ने देवबंद में खड़े होकर कहा था कि मुसलमानों को अब किसी से दबने की जरूरत नहीं है, शरिया पे चलने की जरूरत है, अब हम अल्पसंख्यक नहीं रहे। ये कड़ी दर कड़ी देश को हिंसा की तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो अपनी कौम के 1.5-2 करोड़ लोग मरवा सकता है सिर्फ हिंसा के लिए, शहादत कहाँ होनी है? कोई रणभूमि तो खुली हुई नहीं है जिसमें जाके, मैदान जंग तो कहीं है नहीं जिसमें जाके लड़ना है। जो लोग यहाँ सर तन से जुदा के नारे बुलंद करके सर तन से जुदा कर भी देते हैं, जो लोग लगातार रामनवमी की यात्राएं निकलती हैं, हमारी शोभा यात्राएं निकलती हैं, तो पत्थरबाजी करते हैं। नूह की घटना सबके समक्ष है। तो ये अमिताभ जी, इस बयान को बहुत सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे लोगों पर सीधे सीधे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो वैमनस्य फैलाने का सीधा ऐलान कर रहे हैं। उनकी घोषणा में ये स्पष्ट है, अगर 1.5-2 करोड़ मुसलमान लड़े शहादत देगा तो वो शहादत जिस समय दी जाएगी उस समय जो नॉन मुस्लिम्स हैं, कुछ कत्लो गारत उनका भी होगा। तो ये कत्लो गारत का नहीं, उन्हीं के कत्लो गारत के लिए तो तलवार लेके निकलेंगे, अपनी गर्दन खुद थोड़ी नहीं काटेंगे। जी बिल्कुल अमिताभ जी, तो इसलिए और सरकार को बहुत गंभीरता से लेके देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए। इनकी पेंशन बंद होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकारी फंड पर पलने वाले ऐसे लोग जो संवैधानिक पद पर रहे और देश को बांटने का, देश को हिंसा की तरफ ले जाने का कार्य कर रहे हैं, उनके सरकारी फंड्स बंद होने चाहिए। ठीक है, अब मैं मैथिल साहब पास चलूं उससे पहले एक बात और कह दूं। मैं एक ये नहीं समझ पाता कि भाई आप क्या इल्यूजन में रह रहे हो, औरंगजेब की हुकूमत समझ रहे हो क्या? ये लोकतांत्रिक भारत है भाई। औरंगजेब का दौर समझ रहे हैं क्या? तलवार लेके घोड़े पे चलेंगे?
ना जी, ऐसा कैसे हो सकता? आपका मन करे रहो, मन करे नहीं रहो, लेकिन ये थोड़ी ना हो सकता कि कोई ये कह दे कि जेनोसाइड करेंगे। और यही बात दूसरे ने, किसी ने कही होती, दूसरे पक्ष ने, कि 1.5-2 करोड़ कुर्बान कर देंगे लेकिन उधर बिल्कुल साफ कर देंगे, तब क्या होता? मुझे याद है जनता दल यूनाइटेड के बिहार के एक एमएलसी हैं, उन्होंने कहा था हम शहर शहर करबला बना देंगे। अरे बाप रे बाप, क्यों भाई? आपको हिंदुस्तान से इतनी चिढ़ आई? शहर शहर करबला बना देंगे? और अभी पुलिस एनएसए लगा बंद कर दे तो मैं नरेंद्र मोदी को भला बुरा कहोगे, कहोगे हमको गाली भी नहीं देने दे रहे। बताओ, गाली देने पर रोक लगा रहे हैं। महतिल साहब,